हाय नमस्ते दोस्तों, मैं डेजर्ट सिटी से बीकानेर से राकेश शर्मा। और जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, हम नागपुर से बीकानेर के लिए 18-245 ट्रेन से चल रहे थे। और इस यात्रा के दौरान यात्रा ब्लॉक के अंदर पहले हमने नागपुर से अपनी यात्रा आरंभ करी थी और उसके बाद हम इटारसी तक पहुंचे थे। इटारसी के बाद फिर हम होशंगाबाद तक। तो ये रास्ता बड़ा सुंदर था। होशंगाबाद में हमारे को नर्मदा नदी का पुल मिला था। होशंगाबाद भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है और होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके किनारे पर सतपुड़ा पर्वत स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तरी सीमा के साथ साथ ये नदी बहती है। होशंगाबाद से निकलते ही सीहोर जिला लग जाता है। सीहोर जिले का पहला स्टेशन है बुधनी। बुधनी से बरखेड़ा तक एक बहुत शानदार जंगल आता है। मध्य प्रदेश का सबसे ही शानदार जंगल है जहाँ पे दो वाइल्ड लाइफ हैं। 900 करोड़ की लागत से बुधनी से बरखेड़ा तक 23 किलोमीटर घने जंगलों में से थर्ड लाइन बनाई जा रही है, जो वन्य प्राणियों को नुकसान ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बुधनी से बरखेड़ा तक बिछ रही 23 किलोमीटर थर्ड लाइन में वन्य प्राणियों के लिए स्टॉप डैम बनेंगे, जिससे कि गर्मियों में अपने लिए पानी पी पाएंगे। हबीबगंज से इटारसी के बीच रातापानी सहित जंगलों में से गाड़ी थर्ड लाइन से रातापानी वाइल्ड लाइफ निकलती है और स्टॉप डैम यहाँ बनाए गए। 900 करोड़ की लागत से इस थर्ड लाइन का काम चल रहा है। विगत अक्टूबर 2017-18 से घाट सेक्शन में थर्ड रेल लाइन बिछाने का काम चालू कर रखा था। अक्टूबर माह में घाट सेक्शन में युद्ध स्तर पर पहाड़ों को काटते हुए रेल लाइन बिछाने का रास्ता बनाया जा रहा है। घाट सेक्शन में थर्ड लाइन बिछाने का काम मुंबई की कंस्ट्रक्शन एजेंसी को दिया गया है। इस पूरे सेक्शन में काम में होने वाली सबसे बड़ी खासियत यही है कि पूरा प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 34 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन इटारसी से भोपाल के बीच कुल 98 किलोमीटर भी है। इसमें बुधनी से बरखेड़ा के घाट सेक्शन की लंबाई 32 किलोमीटर है और 32 किलोमीटर की लंबाई में ही ये थर्ड रेल लाइन बिछाई जाना सैंक्शन हुई है। बुधनी से बरखेड़ा तक के घाट सेक्शन में थर्ड लाइन बिछाने का काम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। भोपाल के उपनगर हबीबगंज में जल्दी एक निजी रेलवे स्टेशन की ओपनिंग होने वाली है, जो देश में पहला होगा। यह स्टेशन एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के अंतर्गत आता है। भोपाल का बंसल ग्रुप इस रेलवे का निर्माण और रख रखाव कर रहा है। ये 2 चरणों में वाणिज्यिक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। पहले चरण में कार्यालय, शहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि बनेंगे और दूसरे चरण में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और बजटेड 5 सितारा होटल इसमें बनाया जाएगा। बंसल ग्रुप हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से रीमॉडल करने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। 45 साल के पट्टे पर 17,245 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 4 वाणिज्यिक भूमि कमर्शियल लैंड पार्सल विकसित करने पर 350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। और इस प्रकार हम सीहोर से निकलकर सुजालपुर की तरफ आ गए। ये सुजालपुर देखने में आपको पता लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार, साफ सफाई वाला स्टेशन है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पेंटिंग बन रही है। और सुजालपुर के बारे में ये कहा जाता है कि सुजालपुर के पंडित लीलाधर जोशी पहली बार लोकसभा में सदस्य बने थे। देश में जब पहली बार आम चुनाव हुए थे, सुजालपुर के रहने वाले वे मध्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित लीलाधर जोशी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ये पहली लोकसभा के सदस्य बने थे। सुजालपुर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में है। सुजालपुर में महादजी शिंदे के पिता राणोजी शिंदे का निधन हो गया था और उन्हीं का सेनोट्राफ एक यहाँ पे खड़ी है, जहाँ पर शिव मंदिर है और इसे रणगंज के नाम से जाना जाता है। और जैसा हम देख रहे हैं, लोको पायलट शायद चाय लेके जा रहे हैं और ये गाड़ी इनके लिए ही हल्का सा रुकी हुई है और गाड़ी ने धीरे धीरे गति पर चल पड़ी है और लोको पायलट द्रुतगामी गति से भाग रहे हैं और चढ़ते ही गाड़ी शायद चल देगी। सुजालपुर के रेलवे स्टेशन को जैसे हमने देखा बहुत साफ सुथरा है। ये सुजालपुर
उज्जैन, सीहोर, भोपाल शाखा पर स्थित है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलोर, जयपुर, कानपुर, पटना, त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर, कोचीन, नागपुर, जम्मू, इलाहाबाद अन्य प्रमुख शहरों के लिए यहाँ से नियमित ट्रेन है। ये ट्रेन बहुत ही सुंदर है। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर राणोजी राव सिंधिया के छतरी पे, सेनोटाफ पे और जटाशंकर मंदिर में एक मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार हमारी गाड़ी 18245 सीहोर, सुजालपुर, बेरछा से होती हुई उज्जैन की तरफ आ रही है। ये उज्जैन आ गया है। उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक और अत्यंत रमणीय और पवित्र भूमि है, जो अपने गौरवशाली अतीत और कुंभ और तथा महाकाल ज्योतिर्लिंग के लिए अनेक प्रकार के मंदिरों के कारण यह प्रसिद्ध है। उज्जैन में अनेक प्रकार की प्राकृतिक और धार्मिक स्थल दर्शनीय हैं, जिसमें से हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, संदीपनी आश्रम, भृतहरि गुफा, चिंतामणि गणेश, जंतर मंतर, शनि मंदिर, सिद्धवट, मंगलनाथ, कालियादेव महल और गोपाल मंदिर आदि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण यह महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैन शहर की चर्चा करते हुए इसे मंदिर की बड़ी ही प्रशंसा करी है। 1235 में इल्तुतमिश ने इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किया था और जो भी यहाँ शासक रहे इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष सिंहस्थ कुंभ के ऊपर इसे बहुत सुंदर सजाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर बहुत ही पुण्यदायी मंदिर माना जाता है। आज जो नगर उज्जैन के नाम से जाना जाता है वह अतीत में अवंतिका या उज्जैनी नाम से जाना जाता था। उज्जैन नगर के धार्मिक स्वरूप में क्षिप्रा नदी के घाटों का प्रमुख स्थान है। नदी के दाहिने किनारे जहाँ नगर स्थित है, यहाँ पर घाट दर्शनार्थियों के लिए सीढ़ीबद्ध बने हुए हैं। घाटों पर विभिन्न देवी देवताओं के नए पुराने मंदिर हैं। क्षिप्रा के इन घाटों का गौरव सिंहस्थ के दौरान देखते ही बनता है, जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आते हैं। सिंहस्थ उज्जैन का महान स्नान पर्व है। 12 वर्षों में के अंतराल से यह पर्व मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होता है तो पवित्र क्षिप्रा नदी में पुण्य स्नान की विधियां चैत्र मास की पूर्णिमा से आरंभ हो जाती हैं। देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को उज्जैन में आयोजित आस्था के इस पर्व को सिंहस्थ के नाम से पुकारा जाता है। उज्जैन में मेष राशि में सूर्य और सिंह राशि में गुरु के आने पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे सिंहस्थ नाम से देश भर में पुकारा जाता है। सिंहस्थ आयोजन की एक प्राचीन परंपरा है। इस आयोजन के संबंध में भी अनेक कथन हैं। इसमें अमृत बूंद छलकने के समान जिस राशि में सूर्य, चंद्र, गुरु की स्थिति के विशिष्ट योग के अवसर होते हैं, वहाँ कुंभ पर्व का इन राशियों के ग्रहों का संयोग पर बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। इन अमृत कलश की रक्षा में
सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहते हैं। इसी कारण इन ग्रहों की उपस्थिति में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। हमारी ट्रेन उज्जैन से निकल चुकी है और सामने अगर आप सीधा दृष्टि करें तो रेलवे इंजन के पास क्षिप्रा नदी का एक पुल दिखाई दे रहा है। और क्षिप्रा जो नदी आने वाली है ये एक बारहमासी नदी है। पहले नदी में बहुत पानी हुआ करता था, पर अब नदी मानसून से कुछ पहले ही माह में बहना बंद कर देती है। पुराणों या प्राचीन ग्रंथों में ये पता चलता है कि क्षिप्रा की उत्पत्ति वाराह के हृदय से हुई है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। साथ ही क्षिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम या धर्मशाला है, जहाँ भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने यहाँ बैठकर अध्ययन किया था। क्षिप्रा पवित्रता या शुद्धता का प्रतीक के रूप में माना जाता है। क्षिप्रा नदी एक बारहमासी नदी है। इस नदी में पहले बहुत पानी हुआ करता था, पर अब नदी मानसून के कुछ महीने बाद ही बहना बंद कर देती है। नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना इसके लिए बनाई गई थी। क्षिप्रा नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट 2012 में शुरू किया गया और 2015 में इसका सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। यह परियोजना बिजली का उपयोग करके नर्मदा नदी से पानी लेती है और फिर इसे पाइप्स के माध्यम से क्षिप्रा नदी के स्रोत तक पहुंचाती है। यह लिंक परियोजना 8,000 करोड़ रुपए की नर्मदा मालवा लिंक परियोजना का पहला चरण है। इस परियोजना के तहत नर्मदा क्षिप्रा, गंभीर, काली सिंध और पार्वती नदियों से जुड़ी हुई है। उज्जैन से निकल के हमारी गाड़ी पवित्र पावन क्षिप्रा नदी को पार करते हुए नागदा शहर के अंदर और एंटर कर रही है। नागदा शहर एक औद्योगिक शहर है और 2020 में इसे भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में जिला बना दिया गया है। नागदा शहर का प्रशासनिक मुख्यालय भी यहीं पर है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है और चंबल नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में नागदा एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, जिसमें विस्कोस फाइबर और थर्मल प्लांट और रासायनिक संयंत्र का निर्माण इकाई है, डेवलपमेंट इकाई है। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर प्रमुख ISO का रेलवे जंक्शन घोषित किया हुआ है। यह दिल्ली और मुंबई दोनों से 694 किलोमीटर बराबर दूरी पर है। भारत के दो बड़े बाजार दिल्ली और मुंबई के मध्य में होने के कारण इसका लाभ श्री घनश्याम दास बिड़ला जी ने लिया और एक बड़ी सुविधा स्थापित करने के लिए इस प्रदेश को आकर्षित किया। आज नागदा में ग्रासिम की औद्योगिक इकाई और एशिया के विस्कोस स्टेपल फाइबर और दुनिया के रंगीन फाइबर का सबसे बड़ा यह निर्माण और निर्माता है। कस्बे का नाम वास्तव में नागदा कैसे पड़ा था? कस्बे का नाम नाग प्लस दाह, जिसका अर्थ है नागों का दाह, संस्कार या जलाना, नागों को जलाना। प्राचीन शहर राजा जन्मेजय द्वारा विकसित किया गया था। जन्मेजय एक हिंदू कुरु वंश के राजा थे। कालिदास के साहित्य में नागदा का भी उल्लेख किया गया है। नागदा में विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ और व्यंजन यहाँ पर उसे जाते हैं। शहर का दिन चाय, पोहा, जलेबी और समोसा और कचौड़ी के साथ शुरू होता है। रतलामी सेब यहाँ आम नाश्ता है, जिसमें अक्सर भोजन को खाने के साथ परोसा जाता है। दाल बाटी मालवा का प्रसिद्ध भोजन है। दाल बाटी चूरमा यहाँ बनता है। हम आपको पुनः याद दिला दें कि 18,245 ट्रेन बिलासपुर बीकानेर का 3 जगह पे रेल इंजन रिवर्स होता है। पहला था नागपुर जंक्शन में हुआ था, दूसरा अब ये नागदा में यहाँ रेल का इंजन रिवर्स हो रहा है और तीसरा आगे कोटा से सवाई माधोपुर में होगा। नागदा में 10 मिनट रुक के हमारी ट्रेन रवाना होगी है और ये अपने नए गंतव्य स्थल राजस्थान की ओर
राजस्थान की ओर तुरंत गति से चल पड़ी है। और ये देखिए रेलवे स्टेशन साफ सुथरा, नागदा का स्टेशन, गुड बाय टू नागदा। इसका ट्रेवल टाइम 35 घंटा 30 मिनट है और 33 हार्ट ये लेती है। कुल 1885 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है। यहाँ पर ही आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रेसिम इंडस्ट्री है, जिससे मुख्य रूप से ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड और विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादन किया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी में शुमार है। इसका कंसोलिडेटेड शुद्ध राजस्व 293 अरब का है और 2011 में किए गए सर्वे के अनुसार तकरीबन 6500 आदमी यहाँ पर काम करें। कुमार मंगलम बिरला इसके चेयरमैन है और बिरला ग्राम में स्थित बिरला मंदिर अपनी नक्काशी और खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। इसी मंदिर से लगती हुई हवाई पट्टी भी है, जो बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की निजी संपत्ति है। शामगढ़ रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शहर में स्थित है। इसका कोड है SGZ। इसके 3 प्लेटफार्म है। यहाँ पर पैसेंजर, मेमू और एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ रुकती है। धर्म राजेश्वर का यहाँ 9वीं शताब्दी का कार्व्ड किया हुआ सॉलिड नेचुरल पर बना हुआ अखंड मंदिर है। प्राचीन और प्राकृतिक चट्टानों से बना यह मंदिर शामगढ़ में स्थित है। मंदिर की लगभग 50 मीटर की लंबाई है और इस मंदिर की वास्तुकला की तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से की जा सकती है। मुख्य मंदिर के आसपास 7 छोटे छोटे मंदिर भी हैं। मुख्य मंदिर में विष्णु की मूर्ति के साथ एक शिवलिंग भी है। प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण विष्णु और लक्ष्मी जी के चित्र हैं। यहाँ हिंदू देवी देवता, भैरव, काली, शिव, गरुड़ और पार्वती की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। मोडक में हमारी गाड़ी की स्पीड देखते ही बढ़ रही है। बहुत ही द्रुत गति से शानदार स्पीड से निकल रही हुई, जैसे हवा से बातें कर रही है। ट्रेन का मज़े का जो स्पीड का मज़ा लीजिए। मोडक रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई मार्ग पर कोटा से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और ये कमलपुरा रेलवे स्टेशन मोडक के बहुत ही नज़दीक रेलवे है। कभी कभी कोटा जंक्शन रेल मार्ग पर मोडक के पास 62 किलोमीटर की लगभग दूरी है। यहाँ पर मंगलम सीमेंट लिमिटेड का BK बिरला समूह का मोडक में सीमेंट प्लांट है। क्योंकि मोडक में चूना पत्थर की खदान है, इसलिए सीमेंट भी यहाँ पे बहुत बहुतायत से बनाया जा रहा है। मंगलम सीमेंट ISO 9000, ISO 2000, ISO 14001 इत्यादि कई सारे इनको साइज मिले। 43 ग्रेड और 53 ग्रेड के पोर्टलैंड सीमेंट का ये उत्पादन कर रही है। हमारी गाड़ी कमलपुरा को स्किप करिए और बहुत ही फास्ट गति से निकलने जा रही है। सामने अगर आप देखें तो जो दूर में पहाड़ियाँ दिखाई दे रही, माउंटेन्स, वो मुकुंदरा हिल है और यहाँ ही मुकुंदरा हिल पे ये 2 पैरेलल पहाड़ियाँ और इन्हीं के बीच में दर्रा वाइल्ड लाइफ है, जो आगे आपको देखने को मिलेगा।
और इस प्रकार अब हमारी ट्रेन मुकंदरा हिल नेशनल पार्क या राजस्थान का दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर रही है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान 278 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। दर्रा अभ्यारण्य 1955 में स्थापित दो समानांतर पहाड़ों के बीच 265 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के जीवों में मुख्य रूप से पैंथर्स, हाइना, लंगूर, चीतल, सांभर, भालू इत्यादि शामिल हैं। पैंथर इस क्षेत्र में मौजूद सबसे ज़्यादा पैंथर यहाँ मिलता है। यहाँ इस क्षेत्र में 27 साल बाद एक बाघ देखा गया था, जो शायद राजधानी ट्रेन की चपेट में मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में आके भटक गया था, लेकिन बेचारा राजधानी ट्रेन के नीचे बाघ आने के कारण एक दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरफ रेलवे लाइन, दूसरी तरफ चंबल नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को बहाती है। चंबल नदी का एक अनोखी आर्द्र भूमि है, जिसमें ताजे पानी के मगरमच्छ, चंबल में गंगा के डॉल्फिन, नरम कवच वाले कछुए और अन्य प्रजाति के जलीय जीव भी पाए जाते हैं। दर्रा विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का, मुख्य रूप से ढाक, उनके सहयोगियों को मूल्यवान प्रजातियां ढाक है, सलार, कैर, डेंडुलम, बास, सफ़ेद ढाक, औषधीय पौधे इत्यादि में बहुत ज़्यादा इसमें है। ब्रायोफाइट्स की उपस्थिति यहाँ देखने को मिलती है और ये घना और बहुत जंगल है। ये वृक्षारोपण बहुत छोटे पैमाने पे किया गया है। यहाँ की तलहटी के साथ विदेशी प्रजाति जैसे बबूल का उपयोग करके तेज़ी से यहाँ बबूल बढ़ रहे हैं और यहाँ की गर्मी और इसके कारण ये प्रतिकूल जलवायु होने से ये बाकी पौधे जल जाते हैं। बरसात के मौसम में दर्रा हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन इसकी समृद्ध जैव विविधता का निरीक्षण करने का सबसे अच्छा समय जब पानी की कमी है तभी देखी जा सकती है, जब सभी जानवर एक सामान्य जलाशय में वाटर होल पे अपनी प्यास बुझाने आते हैं और इस जलाशय को वन्य अधिकारियों ने पर्यावरण के अनुकूल सौर जल पंप का उपयोग करके भर रखा है। इस समय पशु गणना भी इसमें वाटर होल पर की जाती है। शिकार के लिए अतीत में कोटा के शासकों द्वारा निर्मित ये जंगल जानवरों की गिनती में मदद करता था। क्षेत्र में 8 से 10 गांव हैं जहाँ ज़्यादातर गुर्जर रहते हैं और यहाँ पर जलाऊ लकड़ी, पशुपालन वगैरह उनका मुख्य रूप से काम है।
अब हमारी ट्रेन कोटा के पास पहुंच रही है और कोटा जो राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, कोटा राजधानी जयपुर से सड़कें रेल मार्ग से 240 किलोमीटर की दूरी पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर ये स्थित है। राजस्थान में चंबल नदी के पूर्व किनारे पर कोटा बसा हुआ है और यहाँ पर औद्योगिकीकरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। कोटा अनेक किलों, महलों, संग्रहालयों, मंदिरों और बगीचों के लिए लोकप्रिय है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता दोनों का अनूठा मिश्रण है। जहां एक तरफ शहर के स्मारक प्राचीनता का बोध कराते हैं, वहीं चंबल नदी पर बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हैंगिंग ब्रिज, डीसीएम और मल्टी मेटल आधुनिकता का भी एहसास कराता है। और अब हमारी गाड़ी शार्प कर्व से होती हुई, बहुत शार्प कर्व से होती हुई कोटा के रूपनगर ढकनिया तालाब की ओर जा रही है। ढकनिया तालाब पे अगर आप गाड़ी की स्पीड देखेंगे तो बहुत ही आनंददायक है, मज़ेदार। मैंने पिछले 11 साल पहले यहाँ पर एक कोटा के ढकनिया तालाब में एक फ़ोटोग्राफी करी थी पहली, और बल्कि जिसके अंदर फ्रंटियर मेल जा रही थी और फ्रंटियर मेल इतनी फास्ट थी कि जिसको मैं देख के भी डर गया था और मैं कैमरा हाथ से छूटते रह गया था। और ये इतनी शानदार स्पीड में निकली है और इसको अभी तक लोगों ने देखा है। ये 11 से भी ज़्यादा, 11 मिलियन से भी ज़्यादा इसके व्यू हो चुके हैं। तो अगर मौका लगे तो आप ज़रूर देखना सर। कोटा भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां देश के हर कोने के लोग रहते हैं। ये शहर हाल में ही वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां बड़ा सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है। कोटा अपने बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा की विशेष सूती व कोटा डोरिया साड़ियाँ, कोटा स्टोन, कचौरी के लिए भी कोटा बहुत प्रसिद्ध है। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोटा की बात करें तो कोटा में घूमने लायक जो भी जगह हैं वो हैं सिटी फोर्ट पैलेस, राव माधो सिंह संग्रहालय, चंबल गार्डन, जग मंदिर पैलेस, उम्मेद भवन, गणेश उद्यान, खड़े गणेश जी और गैपरनाथ मंदिर, केशवराव पार्क है। बहुत कम दिखाई देने वाला दुर्लभ कैरेकल भी यहाँ पर देखा जाता है। कोटा की सबसे खास जो पहचान है वो यहाँ के कोचिंग संस्थान है। कोटा को भारत की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। हर साल इस शहर में लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आते हैं। पिछले कुछ साल में कोटा एक प्रसिद्ध कोचिंग नगरी के रूप में उभरा है और ये शहर का बड़ा ही शैक्षणिक और अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर बंसल, यहाँ कई कोचिंग संस्थान हैं जो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आईआईटी और नीट की तैयारियां कराते हैं।
आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।